हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनीश सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसेस तैयारी पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आज का करंट अफेयर यानी कि 10 अगस्त 2020 का करंट अफेयर लेकर आया हूं। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक भी कीजिए। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पीसीएस तैयारी पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह ने एक अनाउंसमेंट की है। वो अनाउंसमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंपोर्ट एम्बार्गो लगाया है 101 आइटम्स पर। किस लिए लगाया है? इसलिए लगाया है कि वो चाहते हैं कि हम हमारे जो स्वदेशी तकनीकें हैं डिफेंस की, उसको बूस्ट मिले, उसको बढ़ावा मिले। इसके लिए एम्बार्गो लगाया गया है। कितने चीज़ों पर लगाया गया है? 101 आइटम्स पर लगाया गया है। और इससे गवर्नमेंट के कुछ टारगेट्स हैं, कुछ उनकी मंशा है, वो हम देख लेते हैं। तो पहला टारगेट उनका ये है कि वो चाहते हैं कि इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस प्रोडक्ट जो हों इंडिया में, वो $25 बिलियन तक हों। और इंडिया ये भी चाहता है कि आगे फ्यूचर में चलकर वो $5 बिलियन तक का एक्सपोर्ट भी करे। और इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 200 करोड़ के ऊपर के जितने भी डिफेंस वाले इक्विपमेंट्स होंगे उसमें फॉरेन प्लेयर्स की जगह सिर्फ इंडियन प्लेयर्स जगह दी जाएगी। फॉरेन प्लेयर्स के लिए जो एंट्री है वो बंद होगी, निषेध होगी। इसके अलावा ये जो 101 आइटम पे जो एम्बार्गो लगा है, वो आइटम्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, कॉर्वेट, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH, रडार्स और इसी तरीके के और भी अदर इक्विपमेंट्स। आगे चलते हैं। इस लिस्ट में जो है आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स भी हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो एम्बार्गो है ये 2020 से लेकर 2024 तक लगा रहेगा। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट होता है जिसके थ्रू डिफेंस के इक्विपमेंट लिए जाते हैं, उसको भी बाइफरकेट कर दिया है। डोमेस्टिक और फॉरेन कैपिटल प्रोक्योरमेंट रूट्स को अलग अलग कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक प्लेयर से हम सामान लेंगे उनको डोमेस्टिक रूट के थ्रू उनसे सामान लिया जाएगा, और जो हम फॉरेन प्लेयर से सामान लेंगे उनका सामान फॉरेन कैपिटल प्रोक्योरमेंट रूट्स की तरफ से लिया जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। CAIT ने चाइना क्विट इंडिया कैंपेन शुरू किया है। अब मैंने ये न्यूज़ क्यों ऐड किया, ये न्यूज़ का क्या सिग्निफिकेंस है इन UPSC, SSC, बैंकिंग, इस न्यूज़ से क्या सिग्निफिकेंस है? तो है ये बात कि कभी कभी एग्ज़ाम में CAIT यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बारे में कुछ पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे वो देख लेते हैं हम। पहली बात तो ये एक एपेक्स बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितनी भी ट्रेडिंग कम्युनिटी है उन लोगों ने मिल के ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और ये नेशनल लेवल पे काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसका नाम व्यापार भवन है। और अभी CAIT के करंट जो चेयरमैन हैं वो है महेंद्र शाह। तो ये याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ये आ सकता है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। राइट पैनल 6 रिपोर्ट फ्रॉम सेंटर। कौन सा राइट पैनल, कौन सा रिपोर्ट, वो हम देख लेते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सेंटर है मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में उनसे ये पूछा गया है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो सर्वाइवर्स हैं उनकी जो मंथली पेंशन है 1000 रुपीज़, वो क्यों बंद कर दी गई, उसकी रिपोर्ट ली गई है। तो इस न्यूज़ को ऐड करने का मेरा मकसद ये था कि कभी कभी कुछ स्टेट पीसेस में, जैसे MP पीसेस हो गया या फिर CGPSC हो गया, उसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है वो हम देख लेते हैं।
तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो ट्रेजेडी थी वो है क्या। तो जो ट्रेजेडी थी ये एक गैस लीक इंसिडेंट था जो 2 और 3 दिसंबर की रात को हुआ था। 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। किस कंपनी के यहाँ से गैस लीक हुई थी? उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। और ये जो गैस थी एक पेस्टिसाइड थी। और ये जो गैस थी इसका जो नाम है ना वो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछ लेते हैं, एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है और बच्चे गलती कर देते हैं, मालूम होते हुए भी बच्चे गलती कर देते हैं। क्यों गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो गैस थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। और जो एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम में जो ऑप्शन रहेगा उसमें रहेगा मिथाइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनेट की जगह सिर्फ आइसोसाइनेट लिखा रहेगा और आइसोसाइनेट लिखा रहेगा। अब बच्चे साइनेट और साइनेट में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आंसर क्या है। तो आंसर याद रखिएगा कि आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो एक न्यूज़ आई है, स्टेट न्यूज़ है, आर्किटेक्ट्स फॉर तेलंगाना सेक्रेटरीट इंस्पायर्ड बाय टेम्पल्स। अब ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट मुझे इस न्यूज़ में कुछ ऐसा दिखा जो मुझे लगता है कि यूपीएससी के आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं। तो वो क्या है? तो इसका बैकग्राउंड ये है कि तेलंगाना सेक्रेटरीट का जो डिज़ाइन है वो तैयार किया जा रहा है। और जो डिज़ाइन है वो उसका जो डिज़ाइन है वो टेम्पल के डिज़ाइन पर आधारित है। और ये जो टेम्पल हैं वो कौन कौन से टेम्पल हैं? तो एक है नीलकंठेश्वर टेम्पल, ये एक फेमस टेम्पल है, शिवाजी को, शिवा जो गॉड हैं उनको डेडिकेटेड है। और पुराण में जो है ब्रह्मा यहीं पे पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। और ये वन ऑफ द फेमस शिवा टेम्पल है, नीलकंठेश्वर टेम्पल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टेम्पल देख लेते हैं हम, हनुमान टेम्पल। ये सालंगपुर में है, एक 1000 पिलर्स टेम्पल है, बहुत ही फेमस है। इट इज़ नोन फॉर काकतीय स्टाइल। ये जो 1000 पिलर टेम्पल है इसे रुद्रेश्वरा स्वामी टेम्पल भी कहते हैं, हिंदू टेम्पल है, हनमकोंडा में लोकेटेड है। हनमकोंडा कहाँ पे है? तेलंगाना में है। और ये जो है ये टेम्पल ये 3 गॉड्स को डेडिकेटेड है, शिव, विष्णु एंड सूर्य। अगेन उसमें एक और चीज़ लिख के आई थी, डेक्कन काकतीय स्टाइल। तो जो डेक्कन काकतीय स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं जो डेक्कन में कंस्ट्रक्ट किए गए थे, यानी कि साउथ इंडिया में, वो काकतीय डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्ट किया था। और 1000 पिलर टेम्पल इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डेक्कन काकतीय स्टाइल। तो ये याद रख लीजिएगा, हो सकता है आर्ट एंड कल्चर में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो भाई एक और न्यूज़ आई है, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन शेयर ऑफ कृष्णा वाटर्स सेज मिनिस्टर। तेलंगाना के मिनिस्टर हैं इंडस्ट्री आईटी के टी रामाराव। उन्होंने एक कमेंट दिया है, एक उन्होंने वाक्य दिया है कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे जो रिवर बहती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, कृष्णा रिवर, उसका जो पानी है वो आंध्र प्रदेश से पूरा शेयर नहीं करेंगे, उनका जो राइट्स है वो लेके रहेंगे। तो ये न्यूज़ ऐड करने का मेरा मकसद ये था कि कभी कभी एग्ज़ाम में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट पूछ लेता है। अभी डिस्प्यूट क्या है? ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है, जब हैदराबाद और मैसूर स्टेट थे तब का डिस्प्यूट है ये। और उसके बाद ये डिस्प्यूट आगे चल के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में हो गया। तो 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया। ये ट्रिब्यूनल किस एक्ट के अंदर बनाया गया? ये एक्ट बहुत पूछते हैं। तो ये एक्ट है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ईयर याद रखिएगा, 1956। तो इस ट्रिब्यूनल ने एक रिपोर्ट जमा की थी 1973 में। इस रिपोर्ट के बेसिस पे जो कृष्णा का रिवर का जो पानी है 2060,000 मेट्रिक क्यूबिक फीट, ये जो पानी है ये जो है ये 3 स्टेट के बीच में डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया? 560,000 मिलियन क्यूबिक फीट जो है महाराष्ट्र को दिया गया, 700 टीएमसी कर्नाटका को दिया गया और 800 टीएमसी आंध्र प्रदेश को दिया गया। अभी जो 800 टीएमसी आंध्र प्रदेश को दिया गया है, अब इसके बीच में विवाद है बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो याद रखिएगा, अभी अगर नया न्यूज़ है तो एग्ज़ाम में ये डिस्प्यूट के बारे में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय पीएम ने एक स्कीम लॉन्च की है, फार्म इंफ्रा स्कीम। ये स्कीम क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये एक फाइनेंशियल स्कीम है। कितने रुपए की स्कीम है? 1 लाख करोड़ की स्कीम है।
कौन सा फंड है ये एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। इसका मतलब ये फ़ंड किस लिए है, ये फ़ंड बनाने का कारण क्या है? तो फंड बनाने का कारण ये है कि इस पैसे से स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ सेटअप की जा सकती हैं, जिससे जो है फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सकते हैं रैदर देन सेलिंग इट इन मार्केट एट द चीपर प्राइस। अब अगर मान लीजिए कि प्याज की खेती ज़्यादा हो गई, तो अगर ज़्यादा खेती हो गई तो मार्केट में ज़्यादा प्याज आएगा, तो प्याज का दाम कम हो जाएगा, तो फार्मर्स ने जितना इनपुट दिया है शायद उनको उतना पैसा ना मिले। तो ये स्टोरेज फैसिलिटी में वो एक्स्ट्रा प्याज स्टोर कर सकते हैं, और जब प्याज की कमी हो जाएगी मार्केट में तब वो यहाँ से निकाल के रिलीज़ कर सकते हैं। इससे उनको एक प्रॉपर रेट मिलेगा, उनकी कमाई होगी, इसीलिए फ़ंड तैयार किया गया है। इसके अलावा ये जो फ़ंड है ये इसका फ़ायदा फार्मर्स, PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, FPOs यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, ये सब इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसी स्कीम के अंदर 1000 करोड़ रिलीज़ किया गया है। इसके अलावा PM किसान स्कीम के अंदर भी 17,000 करोड़ रुपीस रिलीज़ किया गया। PM किसान जैसे कि आप जानते हैं एक स्कीम है जिसके अंदर जो किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनकी 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, उनको 1 साल के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये PM किसान स्कीम के लिए भी पैसा रिलीज़ किया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो एक किताब आई है, ये किताब शायद एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम में इस किताब के बारे में शायद ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को इंक्लूड किया है। तो न्यूज़ ये है, ओवरसीज सपोर्ट वॉज क्रूशियल फॉर खालिस्तानी ग्रुप। तो जैसा कि आप जानते हैं कि खालिस्तानी ग्रुप था जो पंजाब का विभाजन करना चाहता था, इंडिया से उसको अलग करना चाहता था। तो उसके रिगार्डिंग कुछ रॉ ने कुछ एक्टिविटी की थी अदर कंट्रीज़ में जाके इसको रोकने के लिए। वो एक्टिविटीज़ क्या है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। कौन से बुक में? रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन। और एक किसने लिखा है? ये लिखा है यतीश यादव ने। नाम याद कर लीजिएगा, यतीश यादव। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं नेपाल और इंडिया के बीच में रिलेशन अभी सही नहीं चल रहे हैं। इसी पर जो है नेपाल PM ने फिर कमेंट किया है कि जो लॉर्ड बुद्धा हैं वो नेपाल से बिलोंग करते थे, नेपाल के ही हैं। बट ये न्यूज़ मैंने इसमें इसलिए डाला है कि अगर लॉर्ड बुद्धा के बारे में आया है तो हमें उनके बारे में पढ़ भी लेना चाहिए, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लें। तो बुद्धिज़्म के कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स वो हम देख लेते हैं। तो पहला तो है द 4 नोबल ट्रूथ्स। ये 4 नोबल ट्रूथ्स बुद्धिज़्म की एक टीचिंग है, जिसमें एक आ गया है द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग एंड द ट्रूथ ऑफ द पाथ दैट लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। मतलब जीवन में दुख है, पहला, दुख का कारण है दूसरा, दुख के कारण को ख़त्म किया जा सकता है, और चौथा, ये दुख को जो ख़त्म करने का जो रास्ता है वो है सत्य का रास्ता। तो ये जो रास्ता है ये रास्ता है 8 फोल्ड पाथ, ये लॉर्ड बुद्धा ने दिया है, वो भी हम देख लेते हैं। तो नोबल 8 फोल्ड पाथ क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें आता है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये 8 स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे तो फिर जो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं उनसे निवारण मिल सकता है। और इसके अलावा बुद्धिज़्म के मेजर 4 सेक्ट हैं, वो भी याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। वो 4 सेक्ट क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है महायान, दूसरा है थेरावादा, तीसरा है वज्रयान और चौथा है जैन बुद्धिज़्म। इसके अलावा लॉर्ड बुद्धास के रिलेटेड कुछ इवेंट्स थे, वो इवेंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। मेरे ख्याल से एक इवेंट कट गया है, कोई बात नहीं, मैं जो PDF दूंगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो वो इवेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला है बर्थ, तो लॉर्ड बुद्धा का जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा है एनलाइटमेंट, भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था बोध गया में। फर्स्ट सरमन उन्होंने सारनाथ में दिया था, जहाँ पे धम्म चक्र परिवर्तन हुआ था। और चौथा है डेथ यानी कि मृत्यु, तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में या कुशीनगर में, मल्ल राज्य में था ये कुशीनगर, ये याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में फिर इंडस वाटर को लेके फाइट हो गई है, झगड़ा हो गया है। ये झगड़ा किस चीज़ को लेके हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो झगड़ा इस चीज़ को लेके हुआ है कि एक रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि है चिनाब रिवर पर। और ये जो चिनाब रिवर पर जो ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ये बन रहा है किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। इसी को लेके विवाद है कि पाकिस्तान कह रहा है कि आप सारा पानी रोक रहे हैं, और इंडिया कह रहा है नहीं, कि ये मेरा राइटफुल पानी है, ये मेरा राइट है, मैं इसे ले सकता हूँ। तो उसको लेकर इन दोनों के बीच में विवाद है। तो ये जो विवाद है, इससे एक बात सामने आई है, वो आई है इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में सितंबर 1960 को साइन हुआ था। इससे साइन करने में जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प की थी उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। और इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर 6 रिवर यानी कि इंडस प्लस 5 उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनकी जो सहायक नदियां हैं, उनको लेके एक डील हुई थी। वो डील क्या थी? जो इंडस रिवर है उसमें जो 6 रिवर हैं, उसमें से 3 जो हैं वो ईस्ट की तरफ बहती हैं, और जो 3 हैं वो वेस्ट की तरफ बहती हैं। तो जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो कौन कौन सी है? वो है सतलज, ब्यास एंड रावी। और जो वेस्ट में बहती हैं वो है झेलम, चिनाब, इंडस। तो एज़ पर ट्रीटी जितनी भी रिवर ईस्ट की तरफ बह रही हैं उसका इस्तेमाल इंडिया करेगा, और जितनी भी रिवर वेस्ट की तरफ बह रही हैं उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसको लेके ही झगड़ा चल रहा है, और लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो अंडमान निकोबार विल बी ए मैरीटाइम हब, मोदी जी ने कहा है। क्यों कहा, कब कहा, वो देख लेते हैं। तो हमारे माननीय पीएम जो हैं उन्होंने एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिटवीन चेन्नई एंड अंडमान निकोबार का उद्घाटन किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो आइलैंड है अंडमान निकोबार, उसमें से 12 आइलैंड पर हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जिससे सी ट्रेड, ऑर्गेनिक एंड कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा। प्लस उन्होंने अंडमान में एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की बात कही है, जो ब्लू इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बनेगा। इसके अलावा हम एक चीज़ और देख लेते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। तो अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। इसमें 572 आइलैंड्स हैं, ये याद रखिएगा, 572 आइलैंड्स एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, जिसमें से 37 पर यानी कि 37 पर लोग रहते हैं। और ये जो है अंडमान निकोबार, ये बे ऑफ बंगाल में, सबको पता है। एक और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में काफ़ी आता है, काफ़ी पूछते हैं, वो है अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट कौन सा चैनल करता है? तो वो चैनल है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री इसलिए क्योंकि 10 डिग्री नॉर्थ पर है, इसके लिए उसका नाम 10 डिग्री चैनल है। याद कर लीजिएगा, 10 डिग्री चैनल बहुत पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल न्यूज़ हम देख लेते हैं। होपफुली आपको बोर ना हो रहा हो, और अगर बोर हो रहा है तो पॉज कर लीजिए, नीचे जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लोया जिरगा अप्रूव्स प्रिजनर रिलीज। ये न्यूज़ क्यों ऐड की गई वो देख लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में कुछ पीस टॉक्स चल रहे हैं। उन पीस टॉक्स को आगे बढ़ाने के लिए एक कंडीशन रखी गई है कि जो मिलिटेंट्स एंड जो सोल्जर जो एक दूसरे के कैप्चर में हैं उनको रिलीज़ किया जाए, उसके बाद ही पीस टॉक्स होंगे। तो इसके लिए एक लोया जिरगा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। लोया जिरगा एक 3 दिन का इवेंट है। अब एग्ज़ाम में जो है लोया जिरगा पूछ सकते हैं आपसे कि लोया जिरगा आखिर है क्या। तो लोया जिरगा एक ट्रेडिशनल अफ़गान मीटिंग होता है जिसमें अलग अलग ट्राइब्स होती हैं जो अफ़गान में, उनके एल्डर्स आते हैं और मीट पे। और ये मीट इसलिए की जाती है टू डिसाइड ऑन द कंट्रोवर्शियल इश्यूज़। कुछ कंट्रोवर्सीज वाले इश्यूज़ होंगे तो उनको बुलाया जाता है और उस पर डिसीजन लिया जाता है। तो याद रखिएगा, लोया जिरगा इट्स अ ट्रेडिशनल अफ़गान मीटिंग ऑफ ट्राइबल एल्डर्स समटाइम हेल्ड टू डिसाइड ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज़। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यूएस हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं वो ताइवान उतर चुके हैं, वहाँ पे मीटिंग कर चुके हैं
और इससे यूएस और चाइना के बीच का रिलेशन और ख़राब हो गया है। तो ये मीटिंग क्या थी, वो किससे मिले, कौन गया था, वो हम देख लेते हैं। तो यूएस के सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल हैं एलेक्स अजार। ये पहली बार ताइवान गए हैं 1979 के बाद। और ये एलेक्स अजार जो हैं, ये एक हेल्थ सेक्रेटरी हैं यूएस के। और ये अभी ताइवान गए हैं। ताइवान को चाइना अपना पार्ट मानता है और ये मानता है कि वो फ्यूचर में चल के ताइवान को बाय फोर्स ले लेगा। तो उन्होंने वहाँ पे जाके मीटिंग की और वो मिले प्रेसिडेंट की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ताइवान के प्रेसिडेंट साई इंग वेन से। लेडी हैं, नाम याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रीलंका में इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन के रिज़ल्ट भी आ गए। उसमें एसएलपीपी पार्टी जीत गई है। तो उनके जो लीडर हैं और वो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्सा, उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ओथ ले लिया है श्रीलंका में। और उनके जो भाई हैं गोटाबाया राजपक्सा, वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो पार्टी है उसको 150 प्लस सीट आई है आउट ऑफ 225 सीट, विच मीन्स दे हैव 2/3 मेजॉरिटी। और इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। वो अमेंडमेंट कौन कौन से हैं? तो एक अमेंडमेंट है 19th अमेंडमेंट और दूसरा है 13th अमेंडमेंट। जो 19th अमेंडमेंट है वो एक लेजिस्लेशन है जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट के टर्म्स पे रोक लगाता है, एक कैपिंग करता है कि प्रेसिडेंट मैक्स टू मैक्स एक आदमी 2 बार बन सकता है और प्रेसिडेंट की पावर्स भी कम कर देता है। दूसरा है 13th अमेंडमेंट जो श्रीलंका में जो पावर है उसको बिटवीन सिन्हलीज एंड तमिलियन डिवाइड करता है, डिवॉल्व करता है। उसके अलावा हम आगे चलते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, वो है इंडिया लंका अकॉर्ड। ये 1987 में साइन हुआ था। ये जो पीस अकॉर्ड है, इसको जो साइन किया था वो साइन किया था 29 जुलाई 1987 कोलंबो में, बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड द देन श्रीलंकन प्रेसिडेंट JR जयवर्धन ने। किस लिए साइन किया गया था? क्योंकि वो चाहते थे कि श्रीलंका में जो सिविल वॉर चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। इस अकॉर्ड के बाद ही श्रीलंका में जो है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय की गई थी। एज पर दिस अकॉर्ड श्रीलंकन फोर्सेस विल विड्रॉ फ्रॉम नॉर्थ एंड तमिलियन रिबल वुड डिसाम, यानी कि जो श्रीलंका के जो सोल्जर्स हैं जो नॉर्थ में कब्ज़ा कर रखे थे नॉर्थन श्रीलंका में, वो विड्रॉ कर लेंगे। और जो LTT है यानी कि तमिलियन रिबल्स, वो अपने हथियार छोड़ देगी और मतलब अपने शस्त्र रख देगी और सरेंडर कर देगी। और उसके बाद IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में जाकर, नॉर्थ श्रीलंका में जाकर वहाँ पर कंट्रोल करेगी फॉर टाइम बिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। स्पोर्ट्स देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफ़ी जो है वो दिसंबर 13 को शुरू होने की आशा है। ये न्यूज़ मैंने इसीलिए ऐड किया है कि एग्ज़ाम में, बैंकिंग में या स्टेट पीसेस में उनके काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होते हैं कि ये जो ट्रॉफ़ी है ये किस गेम से रिलेटेड है, कौन से चीज़ से ये ट्रॉफ़ी रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो याद रखिएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी प्लस रणजी ट्रॉफ़ी, विजय हजारे ट्रॉफ़ी, चैलेंजर सीरीज़, ईरानी कप एंड डुलीप ट्रॉफ़ी, ये सब के सब क्रिकेट से रिलेटेड हैं। याद रखिएगा, ये ट्रॉफ़ी के बारे में एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सो वेस्टापन जो है, मैक्स वेस्टापन, उन्होंने फार्मूला 1 की जो 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स थी वो उन्होंने जीत ली है। वो बेसिकली रेडबुल से बिलोंग करते हैं, रेडबुल की टीम में है, ये याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। मणिपुर के एक फुटबॉलर हैं, फॉर्मर फुटबॉलर हैं, मोहन बगान के लिए खेलते थे। इनका नाम है लैशराम मानितोम्बी। इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया है। तो ये नाम आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि लैशराम मानितोम्बी जो प्लेयर हैं वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा, फुटबॉल से। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये एक न्यूज़ है, कैरम प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर अर्जुन अवार्ड।
ये न्यूज़ ऐड करने के पीछे मेरा कारण वही है जो पहले था। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये जो प्लेयर्स हैं ये कौन से गेम से बिलोंग करते हैं, हॉकी है कि एथलेटिक्स है कि स्नूकर है कि गोल्फ है। अगर आपको प्लेयर्स के नाम पता होंगे तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो कैरम के प्लेयर्स इसमें कुछ मेंशन किए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। तो एक प्लेयर है मारिया इरुदयम, इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, 2 बार वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं। उसके अलावा है काजल कुमारी, प्रशांत मोरे, एस अपूर्वा, रश्मि कुमारी, योगेश परदेसी। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अर्जुन अवार्ड जो है वो 1961 में स्टार्ट किया गया था और विभिन्न कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे एथलेटिक्स हो गया, हॉकी, क्रिकेट, रेसलिंग, शूटिंग, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो नाम याद कर लीजिएगा और अर्जुना अवार्ड का जो ईयर है वो याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ऐसे भी कुछ न्यूज़ थे न्यूज़पेपर में जिन्हें मैं कहीं ऐड नहीं कर पा रहा था, जो किसी सेक्शन में नहीं आ पा रहे थे, उन्हें मैंने अदर न्यूज़ में रखा है, वो देख लेते हैं। तो भाई एक न्यूज़ है कि ग्रुप ऑफ 50 monkeys कैंपिंग इन ट्री कैनोपी नियर तुंगभद्रा रेस्क्यूड। और सोचेंगे सर ये मंकी क्या कर रहा है पीपीटी में, या हमें क्या पढ़ा रहे हैं मंकीज़ के बारे में, बंदा थोड़ी ना एग्ज़ाम में आएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मंकीज़ के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ तुंगभद्रा रिवर के बारे में। तो एग्ज़ाम में यानी कि ज्योग्राफी में तुंगभद्रा के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तुंगभद्रा रिवर के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये रिवर स्टार्ट होती है कर्नाटक से, इसका जो ओरिजिन है वो कर्नाटक स्टेट है। ये फ्लो होती है कर्नाटक से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच से होते हुए। ये आंध्र प्रदेश में कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में संगमेश्वरम करके एक विलेज है, वहाँ पर जाके ये कृष्णा रिवर से मिल जाती है। ये याद रखिएगा कि तुंगभद्रा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। और तुंगभद्रा का एक और नाम है जिसका मेंशन रामायण में है, और वो नाम है पंपा, ये याद कर लीजिएगा। इसके अलावा तुंगभद्रा पे एक डैम भी है, तुंगभद्रा डैम, और ये जो डैम है इसका लोकेशन याद कर लीजिएगा। तो ये होसपेट में, कर्नाटक में है ये होसपेट, और तुंगभद्रा के ही तट पर ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा देयर इज़ अ वेरी एंशंट साइट जिसको हम्पी कहते हैं। हम्पी याद रखिएगा, हम्पी भी पूछ रहे थे एग्ज़ाम में कि हम्पी के बगल से कौन सी नदी बह रही है, तो आंसर होगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा पे जो डैम है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है होसपेट। फिर तुंगभद्रा कृष्णा रिवर से कहाँ जाके मिलती है, तो वो है संगमेश्वरम, कर्नूल यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, तुंगभद्रा का पुराना नाम क्या है, तो वो है पंपा। आप देखिए ऐसे ही न्यूज़ हम डालते हैं, न्यूज़ भले ही लोकल हो, न्यूज़ भले ही स्टेट वाली हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, पॉलिटिकल हो, उसमें से आप वो मटेरियल बाहर निकालिए जिससे आपका फ़ायदा हो, जो यूपीएससी बैंकिंग में आपसे पूछे उसके बारे में। फालतू की पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ के मतलब नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ के मतलब नहीं है। हाँ, उसके अंदर कुछ ऐसे कमेंट्स होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, वो पढ़ लीजिएगा आप, उस पर फोकस कीजिएगा। आगे चलते हैं। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी आता है, जब भी दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता तभी आता है, ऐसे ही मेंशन किया जाता है, पर ये है क्या वो हम देख लेते हैं। तो ये है AQI इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ डिफरेंट पोल्यूटेंट सच एज particulate मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर पोल्यूटेंट। AQI जितना कम होगा उतना ही एयर क्वालिटी अच्छा होगा, उसका मतलब ये है कि वो एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा हम देख लेते हैं CPCB के बारे में, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है। इसका जो गठन हुआ था वो किस लॉ के बेस पे हुआ था, किस एक्ट के बेस पे हुआ था, तो वो एक्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। इसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 भी आया, वो भी जो पावर है वो CPCB को दे दी गई। इसके अलावा CPCB में चेयरमैन होता है, प्लस मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, प्लस अदर मेंबर्स होते हैं। तो अभी जो करंट चेयरमैन है CPCB के वो हैं श्री रविशंकर प्रसाद, एंड जो मेंबर सेक्रेटरी हैं वो हैं डॉक्टर प्रशांत गारगव। CPCB का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। आगे चलते हैं। ये कुछ पर्सनालिटीज़ थी जो न्यूज़ में मेंशंस थी, उनके ऊपर मैंने इनको लिया है।
तो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स कौन है? वो हैं श्री सत्यनारायण प्रधान। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश कौन है? तो वो हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है NALC के? NALC क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो वो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज NV रमन्ना। प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील कौन है? तो वो हैं जैर बोल्सोनारो। बेलारूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं अलेक्जेंडर लुशांको। अब ये जो बेलारूस है वहाँ पे भी इलेक्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट भी चालू है, तो इसलिए मैंने नाम इंक्लूड किया है। ख़त्म हो गया दोस्तों, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की जो PDF है वो मैं अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम पे जाके आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ फिर ऐसे ही न्यूज़ से मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।